तो इससे पहले हमने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों, परिकल्पनाओं के बारे में चर्चा करी थी। आज हमारा जो टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार के अपने तत्व वगैरह से ये बनी हुई है, इसका आंतरिक भाग कैसा है। अब एक बताएं आपको कि ये सिर्फ हमारे क्या है, कुछ कल्पनाओं और कुछ वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य धरातल के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। इतना टेम्परेचर है, इतनी गहराई है कि उसके अंदर जाना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी कुछ प्रमाणों के आधार पर हमने इसको जो है वो इसको जानने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे प्रमाणित प्रमाण है, मैं पहले बता दूं आपको, भूकंप विज्ञान के आधार पर जो है हमें पृथ्वी के आंतरिक जो भाग हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। हम कल्पनाएं बहुत बाहर अंतरिक्ष तक जाने की कर रहे हैं, दूसरे ग्रहों पे कदम रख कर रहे हैं, लेकिन हमें इस अपने ग्रह के बारे में ही नहीं पता। बहुत कम प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको कि अपने किस प्रकार से इसके अंदर नहीं जान पाते, कि जैसे कि मार्केट में मिलने वाला एक तरबूज, हमें पता नहीं होता कि अंदर से कैसा है। हम या तो इसको क्या करेंगे, काट कर, ठीक है, लेकिन ये पृथ्वी के साथ संभव नहीं है, उसे अपने इस प्रकार ड्रिल नहीं कर पाएंगे। कितना ड्रिल कर पाएंगे तो थोड़ा अभी बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले तरबूज की बात, कि तरबूज को है हम अंदर से पहचान करने का तरीका क्या है, हमारा अनुभव। उसे क्या है, टक टक बजाकर, यानी उसमें कंपन पैदा करके ही हम जो है उसके आंतरिक बारे में जान पाते हैं। जैसे कि अब देखो कि पृथ्वी के कितने गहरे भागों तक मनुष्य की पहुंच हो पाई है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा जो गड्ढा है वो हमारे रूस के अंदर कोला सुपर डीप जो बोरवेल है उसके नाम से विख्यात है। 1970 के अंदर इसकी खुदाई शुरू करी गई थी, लेकिन 19 वर्षों के बाद में ही लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचते पहुंचते जो है तापमान 180 डिग्री सेल्सियस हो गया। मशीनों ने काम करना बंद कर दिया और इसे जो है हमें खुदाई को रोकना पड़ा। इसके बाद में लगभग जो है वो कई जगह जैसे खान वगैरह खोदी जा रही है, लेकिन उसकी गहराई इतनी नहीं है कि हमारी आंतरिक संरचना के बारे में वो जान पाए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वो जान पाए। रूस का सुपर डीप भी, कोला सुपर डीप भी इतना ही गहरा था सिर्फ, कि जो हमारे पृथ्वी के 0.2 जो गहराई है, प्रतिशत गहराई है, उसी को जान पाया। 1% गहराई तक भी नहीं पहुंच पाया। अब हम पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में अगर कुछ जानना ही चाहते हैं तो हमारे पास केवल और केवल जो आधार हैं वो 3 ही हैं। पहला आधार है प्राकृतिक साधन, दूसरा अप्राकृतिक साधन, तीसरा पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के साक्ष्य जो हम इससे पहले कर चुके हैं। पहले अपने 3rd नंबर को ही उठा के लाते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, उन्हीं को अपने क्यों आधार माने। तो आपने पढ़ा था इमैनुअल कांट की वायुराशि परिकल्पना, जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो गैसीय अवस्था से हुआ है, वायुराशि से हुआ है, जिसमें गैसेज होती है और धूल के कण होते हैं। यानी कि हो सकता है पृथ्वी का केंद्र भाग जो है वो वायुराशि का बना हो, यानी कि सिर्फ उसमें गैसेज हो। दूसरा, चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना के आधार पर हम देखें तो पृथ्वी क्या हो सकती है, अंदर से भी ठोस हो सकती है। जैसे हमारे धरातल पे है वह ऊपरी सतह पर है, ऐसी ही ठोस अंदर से भी हो सकती है। इसके बाद में देखें तो 3rd नंबर पे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, जिसके अंदर इन्होंने ज्वार यानी कि सूर्य से कुछ तरल पदार्थ जो बाहर निकला था, तो अर्थात पृथ्वी का केंद्र भाग हो सकता है कि तरल अवस्था में हो। अब बात करते हैं अपने कौन से दूसरे, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। पहले अपने अप्राकृतिक की बात करेंगे, यानी कि जो मनुष्य ने अपने विवेक के माध्यम से जिन प्रमाणों को खोजा है। ये प्रमाण बताते हैं कि 3 प्रकार के प्रमाण हैं, जैसे कि तापमान, दबाव और घनत्व। कौन कौन से हैं, तापमान, दबाव और घनत्व। चलो चर्चा करते हैं अपने 1st नंबर इसी की। तो सबसे बेस्ट तरीका है कौन सा, घनत्व। घनत्व क्या होता है, पहले अपने इसके बारे में देखते हैं।
अगर किसी पदार्थ का जो भार है उसके आकार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो घनत्व कहलाता है। हमारी पृथ्वी का जो घनत्व है, यानी कि धरातल का जितना भी घनत्व चलेगा वो सेमी के क्यूब में चलेगा। वजन कितना होगा? ग्राम के अकॉर्डिंग। यानी कि 1 सेमी की क्यूब, लूडो खेलते हो ना, लूडो के अंदर जितना भी ये जो पासा जिसको बोलते हैं, इसको फेंकते हैं, कभी 5 कभी 4 आता है, इतना ही सेमी क्यूब, ठीक है, 1 सेमी की 3, यानी कि सेमी का क्यूब अगर देखा जाए तो घन सेमी देखा जाए, उसके अंदर ग्राम कितना वजन निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी पृथ्वी का जो घनत्व है, औसत घनत्व है 5.517 आया है। यानी कि हमारी पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.517 ग्राम ओब्लिक यानी प्रति घन सेमी है। तो इस आधार पे पृथ्वी का अगर देखें, 1 मिनट दोबारा देखो, अगर पृथ्वी की सतह की बात करें तो पृथ्वी की सतह के ऊपर घनत्व 3 मिलेगा, कहीं कहीं पर 2.7 मिलेगा, कहीं कहीं पर 3.5 या 4 मिलेगा। यानी कि पृथ्वी की सतह पर घनत्व क्या है? कम है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.517। लेकिन पृथ्वी के केंद्र भाग का घनत्व कितना होगा? आप देखो इस तरफ कम है, औसत 5.5 के करीब मिला है। कैसे पता चला? जब हमने उपग्रहों की सहायता से पृथ्वी का आकलन किया था। तो इसका जो घनत्व था किसका? हमारी पृथ्वी का घनत्व 5.5 था, ऊपर सतह का घनत्व 3 पॉइंट समथिंग था, यानी 3 ही था, कहीं पर 2.7 या 2.8 भी लिखाता है, ठीक है, भूप्रपटी बोलते हैं इसको, क्रस्ट बोलते हैं। तो इसके केंद्र का घनत्व कितना होगा? तो आप एवरेज औसत के अकॉर्डिंग देखो तो ये घनत्व लगभग 11 या 13 के बीच का मिलेगा। कुछ बुक्स के अंदर 11 लिखा है, कुछ में 13 के करीब भी पहुंचा हुआ है। तो अब इसके बाद में वैज्ञानिकों ने ये प्रमाण निकाला कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक है और हो सकता है वो बहुत भारी पदार्थों से बना हुआ है। दूसरी बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की। पहला हो गया अपना घनत्व, दूसरा है कौन सा? दबाव। दबाव यानी प्रेशर। धरातल के ऊपर से लगातार नीचे की तरफ जाते हैं तो बाहरी पदार्थों का बाहरी सतह का अंदर वाली सतह के ऊपर क्या बढ़ता है? दबाव पड़ता है। फिर अंदर वाली सतह का उससे भी अंदर वाली सतह के ऊपर और दबाव पड़ता है। इसी लगातार दबाव बढ़ने के साथ साथ ही वस्तु क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है, दबाव बढ़ जाता है। दबाव पड़ने से ही किसी वस्तु का आकार छोटा हो जाता है। आकार छोटा होगा लेकिन वजन उतना ही होगा, तो उसका क्या होगा? घनत्व बढ़ता जाएगा। लेकिन परमाणुओं ने ये सिद्ध कर दिया है कि ऊपर से पड़ने वाले दबाव की वजह से घनत्व बढ़ेगा, लेकिन एक सीमा तक। उसके बाद में जितना मर्जी उस पर दबाव डालो, उसका घनत्व नहीं बढ़ने वाला, यानी कि वो कंप्रेस नहीं होगा, दबेगा नहीं। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर के जो पदार्थ हैं वो ऊपरी दबाव के कारण नहीं, अधिक घनत्व वाले नहीं बने हैं, उनका स्वाभाविकता ही ऐसी है। तब भी तो वहाँ पे हो सकता है फेरियम और निकल नाम जैसे भारी पदार्थ पाए जाते हों। इसके बाद में चलो अपने बात करते हैं तापमान की। तापमान भी वैद्य काफ़ी चर्चा में है। तापमान देखें तो धरातल यानी सतह से नीचे की तरफ जाने पर 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में देखें तो 100 मीटर की गहराई पर तापमान 2 या 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लगभग आपने एक यानी कि 43 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा, अनुमान है। यानी कि गहराई में जाते जाते तापमान क्या आता है? लगातार बढ़ता है। और धरातल में इस बढ़ते हुए तापमान को आधार मानकर ही, जैसे कि तापमान लगातार बढ़ेगा तो ऊपर अंदर की जो चट्टानें हैं वो क्या होएगी? पिघल जाएगी। अंदर की जो जितनी भी चट्टानें हैं उस टेम्परेचर के कारण, गर्मी के कारण क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। लेकिन इसको भी एक वैज्ञानिक प्रमाणों ने निराधार पर मतलब कर दिया है। कहते हैं कि अगर किसी वस्तु के ऊपर दबाव बढ़ता है तो उसके ऊपर तापमान का इफेक्ट कम हो जाता है। यानी कि किसी वस्तु पर आप दबाव डाल दो तो उसका गलनांक बिंदु बढ़ जाएगा, यानी कि उसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए।
उसे उसे उबलने के लिए, पिघलने के लिए अधिक तापमान की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि पृथ्वी की बाहरी सतहों का जब अंदर की सतह पे दबाव पड़ता है तो उस दबाव के कारण उनका गलनांक बिंदु भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इस 1000 डिग्री 500 डिग्री के ऊपर वो नहीं पिघल पाता है। यानी कि अंदर भाग जो है वो अत्यधिक तापमान वाला है, लेकिन तरल अवस्था में नहीं है। चलो, अपने तीनों ही इन अप्राकृतिक तत्वों पर हमने बात करी है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, प्राकृतिक साधन। पहला था कौन सा, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। दूसरा अप्राकृतिक साधन जो हमारे मानवीय विवेक पे आधारित है। तीसरा था कौन सा, प्राकृतिक। प्राकृतिक में केवल दो ही हैं, कौन कौन से, एक ज्वालामुखी, एक भूकंप। अभी अपने चर्चा कर रहे हैं सबसे प्रमाणित कौन सा, भूकंप, लेकिन उससे पहले ज्वालामुखी की तरफ चलते हैं। आपको लगता होगा कि ज्वालामुखी ज़्यादा धरातल के अंदर से जानकारियाँ दे सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रमाणिक कौन सा है, भूकंप। चलो देखते हैं। ज्वालामुखी जो धरातल के अंदर से ज्वाला बाहर आती है, जिसके अंदर कुछ लिक्विड होता है, कुछ ठोस पदार्थ बम के रूप में और कुछ गैसेस बाहर निकलती हैं। तो वो ज्वालामुखी धरातल के अंदर से अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र में से बाहर निकलता है। तो आइडिया लगाते हैं कि धरातल के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्म क्षेत्र होगा, जिसमें से पदार्थ कभी बाहर आ जाता है। तो इसमें प्रमाण ये मिलता है कि ये ज्वालामुखी अत्यधिक गहराई में से नहीं आ पाते हैं, ये सतह से कुछ किलोमीटर गहराई वाले भागों से ही आते हैं। इनके अंदर भी ये है कि चट्टानों में ऊपर से दबाव पड़ा हुआ है, टेम्परेचर अधिक है, लेकिन चट्टानें पिघल नहीं रही है। लेकिन कभी कभी विवर्तन की घटनाएं हो जाती है, जिनकी वजह से भू हलचल, धरातल का कंपन, हिलना, कुछ भी, तो ऊपर की सतहों का दाब थोड़ा सा हट जाता है, यानी क्रैकिंग आ सकती है। उस वक्त जब चट्टानों का दबाव कम हो जाता है तो अंदर का जो टेम्परेचर है उस चट्टान को हाथों हाथ ही क्या कर देता है, उसी वक्त पिघला देता है। उसी पिघलाने की वजह से वो धरातल के ऊपर आने की कोशिश करता है, क्योंकि गर्म पदार्थ हमेशा बाहर की तरफ आने का प्रयास करते हैं, ये नियम है। तो अब इसके बाद में आता है हमारे नाम ये भूकंप, सबसे प्रमाणिक तथ्य है, सबसे लंबा टॉपिक इसी पे चलता है। भूकंप से आप सभी परिचित हैं कि धरातल का हिलना, भूकंप, भू यानी धरा, यानी कि कंप यानी हिलना, धरातल का हिलना ही भूकंप कहलाता है। भूकंप की 3 तरंगें होती हैं, PSL। P यानी प्राइमरी, प्राथमिक तरंगें, जो सीधी तरंगें होती हैं, जो ध्वनि की गति से चलती हैं। दूसरी S तरंगें, जिसे हम गौण तरंगें, सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, द्वितीयक तरंगें कहते हैं। तीसरा है L तरंग, लॉन्ग पीरियड वेव्स, यानी कि लंबे समय तक रहने वाली या लंबे समय बाद आने वाली तरंगें। ये 3 तरंगें हैं PSL। P की चर्चा कर लेते हैं। सबसे तीव्रगामी तरंग होती है, सबसे तीव्रगामी तरंग होती है P तरंग धरातल में यानी पृथ्वी की गहराइयों में ठोस पर और तरल अवस्था में भी चल पाती है, दोनों अवस्था में चल जाती है, चाहे ठोस हो चाहे तरल हो। लेकिन घनत्व में भिन्नता आने पर अपना मार्ग धीमे धीमे बदलती रहती है। P तरंगे ध्वनि के समान चलती है, यानी कि एक दूसरे को लगातार टक्कर मारते हुए आगे की तरफ, यानी कि ध्वनि की समान चलती है, तभी तो तीव्रता से पहले पहुंचती है। फिर है द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगे आड़ी तरंगे कहलाती है। इसमें जैसे कि आपने कभी बिजली का करंट खाया हो तो आपको पता चले कि उसकी तरंगे भी क्या होती है, आड़ी तिरछी, जैसे हाथ लगाया कंपन, तो वो कंपन जो है वो जो जैसे नब्ज चलती है ना हॉस्पिटल के अंदर टक टक ऊपर, तो उस प्रकार से ये जो दूसरी कौन सी है, आड़ी तरंगे, एस तरंगे, ये थोड़ा सा समय लेट हो जाती है। इसका चित्र इधर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में जो है, हाँ, द्वितीयक तरंगों की विशेषता होती है कि ये सिर्फ क्या चलते हैं, ठोस में चलते हैं। जहाँ भी द्रव्य क्षेत्र आएगा इसको ये क्रॉस नहीं करते, उसमें प्रवेश ही नहीं करती, वहीं पर लुप्त हो जाती है, अपना मार्ग बदल लेती है। तीसरी है धरातलीय तरंगे। ये तरंगे सबसे अंतिम यानी बाद में पहुँचती है,
लंबे मार्ग को तय करके आती है, स्पेस के साथ चलती है, ऊपर ऊपर चलती है, तो इससे नुकसान तो सर्वाधिक होता है। सबसे घातक तरंगे एल तरंग ही है, धरातलीय तरंग ही है, और ये लंबे समय तक पहुंचती है, लंबे समय रुकती भी है, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। तो PSL ये 3 तरंगे हैं जो हमारे इस धरातल के बारे में जानकारियाँ हमें देती हैं। भूकंपीय तरंगों को मापने का जो यंत्र है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, और भूकंपीय तरंगों की इकाई जो रिक्टर स्केल में मापी जाती है। इसके बाद में देखें तो ओल्डहम जो विद्वान थे उन्होंने 1909 के अंदर ये प्रमाणित किया था कि भूकंप का जो केंद्र है वहाँ से 120 डिग्री एंगल के अंदर, 120 डिग्री एंगल के बाद में जो एस तरंगे हैं वो लुप्त हो जाती है। पी तरंगे जो है उसके पश्चात थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। यानी कि ओल्डहम ने 1909 के अंदर यह प्रमाणित ये साक्ष्य पर दिए कि जो है भूकंप केंद्र से 120 डिग्री एंगल के अंदर जो भूकंपीय तरंगे यानी कि एस तरंग तो लुप्त हो जाती है, और पी तरंग जो है वो अपनी प्रभावहीनता को खो देती है, यानी कमज़ोर पड़ जाती है। इसके बाद में अगर बात करें तो पी तरंगों का जो धरातल के ऊपर नुकसान है वो देखिए आप थोड़ा सिस्मोग्राफ में कम आता है। इसके बाद में एस तरंगों की तीव्रता थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद में धरातलीय जो तरंगे हैं एल तरंग वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेही हैं। इसके बाद में देखें तो आपके सामने ये जो चित्र बना है ये वृत्ताकार रूप में हमारी पृथ्वी है, जिसके ऊपरी छोर पर भूकंप का केंद्र है। उसके जस्ट नीचे की तरफ भूकंप मूल है। भूकंप मूल से आप देखिए कि सारी तरंगे वक्राकार रूप के अंदर फैल रही हैं, जिनमें पी तरंग है, फिर एस तरंग है, फिर उसके अंदर भी देखो पी तरंग है। अब एस तरंगे तो 120 डिग्री एंगल के ऊपर यहाँ लुप्त हो रही है, लेकिन पी तरंगे अंदर वाले जो जिसको अपने द्रव्य या तरल क्षेत्र बोलते हैं, यानी मानते हैं कि अंतरतम हमारा तरल अवस्था में है, वहाँ सिर्फ पी तरंगे ही अंदर प्रवेश करती है, अपना मार्ग बदलती है, फिर उसमें से फिर क्रॉस करते वक्त अपना मार्ग बदलकर आगे की तरफ चली जाती है। तो ये जो हमारी पी तरंगे हैं ये इस तरल पदार्थ में से निकलती है। ये तरल पदार्थ हो सकता है कि निकल और फेरियम का बना हो। तो मध्यवर्ती भाग के अंदर निकल और फेरियम की प्रधानता रहती है, और ये जो निकल है ये एक तरह से श्वेत चांदी का ही रूप है, यानी कि वाइट कलर का मिलने वाला ये जो निकल, जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस पर तो ये पिघलना शुरू होता है, और 3000 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो है उबलना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर सर्वाधिक। तो ये यूं अनुमान लगाया जाता है कि ये मध्यवर्ती क्षेत्र में शायद मिलता होगा, ताकि इसका घनत्व भी ज़्यादा है, भारी भी है, और तापमान सहने की क्षमता भी काफ़ी है। ऐसे ही फेरियम जो हमारे लोहे का ही एक रूप है, लोहे को इंग्लिश में आयरन कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम फेरियम है। फेरियम भी जो है अत्यधिक ताप सहन करने वाला, जो 1500 डिग्री सेल्सियस पे गलना प्रारंभ होता है, और उबलना जो है वो 3000 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो ये दोनों तत्व अंदरतम वाले भाग के अंदर शायद मिलते होंगे। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भूकंप जो है सबसे प्रामाणिक जो है तथ्य प्रदान करता है हमें।